नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार और मादक पदार्थ के साथ 6 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ले रहे अधिवक्ता की पत्नी से 2 लाख की छिनतई सीसीटीवी में कैद। फार्मेसी विभाग के छात्रों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता समाप्त किए जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। और सावन की तीसरी सोमवारी पर भी बाबा गरीबनाथ मंदिर का पट रहा बंद। बैरिकेडिंग पर पूजा अर्चना कर घर लौटे श्रद्धालु। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। हाईवे पर लूटपाट करने वाले 6 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार व मादक पदार्थ सहित लूटी हुई पिकअप बरामद। जिले में हाईवे पर राहगीरों व वाहन चालकों से लूटपाट करने वाले 4 शातिर व कोढ़ा गिरोह से जुड़े 2 शातिर को बोचा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाईवे पर लूटपाट करने वालों के पास से लूटी गई एक पिकअप गाड़ी, 5 किलो मादक पदार्थ, 1 कट्टा, 1 जिंदा कारतूस व 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जबकि कोढ़ा गिरोह के शातिरों के पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 किलो मादक पदार्थ व 1 पल्सर बाइक जब्त की गई है। इन सभी से पूछताछ की गई है। मामले में डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 6 अगस्त को काशी रामपुर स्थित हाईवे पर अपराधियों द्वारा पिकअप गाड़ी लूटी गई थी। सूचना के आधार पर काशी रामपुर इलाके में छापेमारी कर हाईवे पर लूटपाट करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार व लूटी गई पिकअप के साथ मादक पदार्थ भी बरामद की गई। जहां थाना अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एनएच में एक पिकअप चालक की पिकअप को लूट लिया गया था और उसको जो चालक था उसके साथ मारपीट किया गया था। चालक के द्वारा थाना में बोचहा थाना में आजकल उसकी सूचना दी गई। थानाध्यक्ष बोचहा के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पिकअप था उस पिकअप को बरामद किया गया और उसमें शामिल जो अपराध कर्मी थे उनमें से 4 अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो इस तरह से थानाध्यक्ष बोचहा एवं इनकी टीम के द्वारा जिसको लीड इंस्पेक्टर मीनापुर कर रहे थे, एक अच्छी कार्रवाई करते हुए पिकअप लूट कांड का उद्भेदन किया गया है। उसमें शामिल जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। ये एक बेसिकली ग्रुप है जो हाईवे पे लगातार लूट का काम कर रहा था, अलग अलग गाड़ियों को ये निशाना बनाता था और इस ग्रुप की गिरफ्तारी के बाद से निश्चित रूप से अन्य कई कांडों का भी उद्भेदन सुनिश्चित हुआ है। एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास इनका रहा है। हम लोग पूरी जो इतिहास इनका आपराधिक इतिहास है उसको संभाल रहे हैं। इस गिरोह के द्वारा किस इलाके में सक्रिय है ये गिरोह? बेसिकली ये गिरोह एनएच पे देर रात को एक्टिव रहता था और एनएच पे जो गाड़ियाँ जाती थी उन गाड़ियों को टारगेट बनाता था। क्या बरामद किया है इसके पास? इनके पास से हथियार मिला है, जिस हथियार से जो ड्राइवर चालक था, पिकअप का चालक था, उसके साथ मारपीट भी की गई थी। तो वो हथियार मिला है, एक देसी कट्टा मिला है, गोलियाँ मिली हैं और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिले। इसमें बड़ा आपराधिक जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये गिरोह लगातार सक्रिय था। विनोद सहनी है, मोहम्मद वसीम है और ये अन्य लोग हैं। तो ये एक अच्छा गिरोह एक्टिव गिरोह था जो लगातार एनएच पे एक्टिव होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहा था। सावन की तीसरी सोमवारी में भी बाबा गरीबनाथ मंदिर का पट रहा बंद। सड़क पर ही बैरिकेडिंग का पूजा अर्चना कर श्रद्धालु घर लौटे। शहर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर तीसरी सोमवारी को भी सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का ही भक्त बाबा के दर्शन को पहुंचे, जो बाहर से धूप अगरबत्ती दिखाकर निराश मन से लौट गए। स्थानीय कुछ महिलाएं भी पूजा करने पहुंची। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भीतर जाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। कहा कि सरकार का आदेश मंदिर खोलने का नहीं हुआ है, इसलिए भीतर जाने पर रोक है। महिला भक्तों ने कुछ देर तक मिन्नत की, पर पुलिसकर्मियों ने उनकी एक नहीं सुनी। फिर महिलाओं ने बैरिकेडिंग के पास से ही अगरबत्ती जलाया, फूल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बाबा की आराधना की। फिर निराश मन से वापस लौट गई। मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक पाठक ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मंदिर के बाहर फूल, माला और प्रसाद की दुकान नहीं लग रही है। मंदिर में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर रहे हैं। भक्तों या अन्य किसी के आने पर रोक है। की तीसरी सोमवारी है और बाबा गरीबनाथ मंदिर का पट पूरी तरीके से बंद है।
सरकार के आदेश के बाद ये जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा 6 अगस्त तक बिहार के तमाम मंदिर जो हैं उनको बंद रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया। इस वक्त मौजूद हूँ, ये गरीब स्थान मंदिर है और देख सकते हैं दरवाजे पे किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये बैनर लगा दिया गया है और दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इधर हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए गरीब स्थान मंदिर से 100 मीटर पूरब और 100 मीटर पश्चिम यानी सड़क के दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर बंद कर दिया गया ताकि श्रद्धालु जो हैं इसके अंदर ना आए। कोरोना प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उसको बचाया जा सके और इस नियम को सख्ती से पालन करवाया जा सके। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ गरीब स्थान मंदिर के पुजारी अभिषेक जी हैं। सब कुछ तो खोल दिया गया, मंदिर जो बंद का तिथि था उसको भी 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। क्या कहेंगे आप? अब बड़ा दुख का बात है कि पर्सनल एक मंदिर को टारगेट करके मंदिर नहीं खोला गया और बाकी सब चीज़ खुला हुआ है। अब हम नाम क्या चीज़ ले, सब चीज़ खुला हुआ है, मॉल हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, सब चीज़ खुला हुआ है, लेकिन मंदिर को पर्सनल टारगेट करके हम लोगों ने सरकार से अनुरोध भी किया था। पिछले सोमवारी को भी, पहली सोमवारी को भी, दूसरी सोमवारी को, आज तीसरी सोमवारी है, एकदम पूरा सन्नाटा ब्रैकेटिंग दोनों साइड में लगा हुआ है। लेकिन सरकार से मांग करते हुए भी सरकार अनसुना कर देना, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक साजिश है जो कि पर्सनल एक मंदिर को टारगेट करना, जहाँ से हज़ारों परिवार चलता है। यहाँ का ब्राह्मण हो, यहाँ के महंत परिवार लोग हो और यहाँ के छोटे छोटे जो दुकानदार लोग हैं उनका सब कोई का परिवार चलता है, उसको भी बंद कर देना। हम लोग आग्रह किए थे कि नहीं हो तो जो लोग वैक्सीन ले लिए हैं उनको 4 प्रशासन उधर और 4 इधर रह के अपना सर्टिफिकेट जो वैक्सीनेशन ले लिए हैं, कर लिए हैं, उनको कम से कम अर्घा के मार्फत, अंदर भी नहीं जाने दिया जाए, बाहर से बाहर ही अर्घा के मार्फत कम से कम जल बाबा को चढ़ाएं, ताकि सब कोई का छोटा छोटा जो दुकानदार लोग हैं वो लोग का भी दाल रोटी चले, हम लोग का भी चले। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। अब तो ये कहने को हम लोग मजबूर हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश ज़रूर है ये सरकार की, जो एक पर्सनल मंदिर को टारगेट कर देना। यूपी में यहाँ से ज़्यादा भीड़ होता है काशी विश्वनाथ, वहाँ कांवड़ यात्रा बंद है। हम भी यहाँ कांवड़ यात्रा के लिए विरोध कर रहे थे कि नहीं, ज़्यादा संख्या में भीड़ हो जाती है, लाखों लाख, 20 लाख, 10 लाख का भीड़ हो जाता है उसका हम लोग। लेकिन लोकल पब्लिक जो है, लोकल लोग हो, उनको दर्शन करने की अनुमति दिया जाए। वैक्सीन जो ले चुके हैं, देखा गया पहलेजा घाट से कल रात भारी संख्या में श्रद्धालु जल लेकर आए हैं। यहाँ आने के बाद उनके ऊपर निराशा हो गया। क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप सुबह से यहाँ बने हुए हैं? जी, भक्त भी निराश हैं और हम लोग भी निराश हैं। भक्त तो अब ऐसे ऐसे बात बोल के जा रहे हैं कि ऐसा सरकार के बारे में हो, हम लोग पुजारी हम लोग के बारे में हो कि आप लोग पैक कर दिए हैं ये कहीं। लेकिन हम लोग को भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है मंदिर बंद होने से, लेकिन अपने दुख को क्या जाहिर करेंगे। लेकिन अभी भी सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक चौथी सोमवारी बचा हुआ है, कम से कम उसको भी खोल के। और भक्त, अब क्या हो गया है कि भक्त को भगवान से दूर किया जा रहा है। मतलब कि आप भक्ति को भूल जाइए, दुनिया का सारा काम याद रखिए। अपना आप रैली में जाना याद रखिए, अपना कहीं कोई भाषण हो तो वो याद रखिए। सरकार को इसी से मतलब है, भक्ति से मतलब आस्था से राजनीतिक को जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भगवान भी नाराज होंगे और इसका कहीं ना कहीं फल उनको भी मिलेगा जो आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। भक्त लगातार आ रहे हैं, कहाँ पूजा पाठ कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पूजा? कहीं कुछ नहीं पूजा पाठ हो रही है। सिर्फ मंदिर का जो अपना नियम कानून है, जो अपना शुरू से प्रथा चला आ रहा है, जो महंत परिवार लोग शुरू से पूजा करते आ रहे हैं, तीनों पहर का, सुबह 4 बजे का और दोपहर 2 बजे का और रात्रि 8:30 बजे का, ये महंत परिवार के द्वारा श्रृंगार पूजा शुरू से होते आ रहा है और आज भी होगा। उसमें कहीं कोई किसी का वो नहीं है। तो साफ तौर पे हम आपको इधर भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो जिला प्रशासन के आदेश के बाद यहाँ जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, देखिए भक्त किस तरीके से ये बैरिकेटिंग का ही पूजा करना शुरू कर दिए हैं। लगातार सुबह से जो भक्तों का हुजूम है वो लगातार आ रहा है और ये बैरिकेटिंग देख यहीं पे रास्ते पे ही पूजा पाठ करके निराश लौट जा रहे हैं। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं जिस तरीके से ये मंदिर प्रशासन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की इसमें किसी न किसी तरीके से रंजिश है, जिसके कारण मंदिर को नहीं खोला गया। आपको बता दें कि 6 अगस्त तक सरकार का आदेश था कि पूरे बिहार का मंदिर बंद रहेगा, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया, जिसको लेकर
जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाया गया है। यहाँ पर पुलिस जवान, प्रशासनिक अधिकारी और सेवा दल के सदस्य मुस्तैद हैं। किसी को भी उस बैरिकेडिंग के भीतर प्रवेश करने की सख्त मनाही है। नगर थानेदार ओम प्रकाश ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोमवारी है, बाबा गरीबनाथ के मंदिर पे बैरिकेडिंग हम लोग किए हैं। मोस्टली लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु आ जा रहे हैं तो बाहर से ही बैरिकेड के पास से लौट जा रहे हैं। एकदम पूर्णतः जो है विधि व्यवस्था संधारित है और भीड़ भाड़ एकदम नहीं है। मंदिर बंद है सरकार के आदेश कल से। रात में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जल उठाए थे, वो यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद क्या रिएक्शन है उन लोगों का? नहीं, कहीं कोई रिएक्शन नहीं। उनको देख रहे हैं बंद है, फिर यहीं पे जल ढाल रहे हैं बाहर से। पहले भी बाहर ही ढाल के डालते थे, आज भी डाल रहे हैं, ढाल के निकल जा रहे हैं। कहीं कोई रिएक्शन। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? तो व्यवस्था आप देख सकते हैं, जो हम लोग के पास जो भी ड्रॉप गेट लगाया है सारे पे फोर्स हैं, मजिस्ट्रेट की तैनाती है। हम लोग रात से ही और आज रात तक रहेंगे। धर्म स्थलों की जमीन पर लगातार हो रहे कब्जे को लेकर जिले में पहुंचे गन्ना विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने कमिश्नर, जिलाधिकारी व न्याय बोर्ड के सदस्यों के साथ की बैठक। धर्म स्थलों की जमीन पर लगातार हो रहे कब्जे की शिकायत को लेकर राज्य सरकार जल्द ही धार्मिक न्यास बोर्ड और शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे कर ऑनलाइन पोर्टल पर डालेगी, जिसे लेकर गन्ना विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने तुरंत प्रक्षेत्र के कमिश्नर, जिलाधिकारी प्रणव कुमार और धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों के साथ शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ सोमवार को समन्वय स्थित सभागार में बैठक की। बैठक में उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्तियों के साथ साथ शिया और सुन्नी वक्फ के जमीनों को जल्द से जल्द सर्वे कर पोर्टल पर अपलोड करने की बात जिले के तमाम अंचलाधिकारियों को दी। बैठक के पश्चात मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि धार्मिक संपत्तियों पर लगातार हो रहे अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त है और इससे निपटने को लेकर केंद्र सरकार की तर्ज पर भूमि स्वामित्व पत्र जारी करेगी, जिसके पहले सभी धार्मिक संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा, जिसे लेकर बैठक की गई है। गरीबनाथ की ऐतिहासिक धरती पर मैं यहाँ के जिला प्रशासन को और विशेष तौर पर आयुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रथम बैठक में लगभग 400 से ज़्यादा मठ मंदिर के एक भूमि का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शिवहर जिला में भी इसी तरह 100 से ज़्यादा 200 कुछ भूमि का वहाँ का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। और ये जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर धार्मिक न्यास बोर्ड के एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। उस पोर्टल पर न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का जो है संरक्षण संवर्धन करने का ये जो प्रावधान जो है, जो संवैधानिक जो विषय है कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जो भी संपत्ति है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या जितने रिलीजियस ट्रस्ट की संपत्ति है, ये सभी संपत्ति नेशनल प्रॉपर्टी है। इस नेशनल प्रॉपर्टी का संरक्षण और संवर्धन करना सरकार की जिम्मेवारी है। और इसी के तहत आज जिला प्रशासन के और सभी अंचल अधिकारी के साथ एडीएम शिवहर और मुजफ्फरपुर के साथ बैठक हुई है और हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड के एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं, जिस पर जो भी न्यास के जो परिसंपत्ति है उस संपत्ति को सूचीबद्ध कर लिपिबद्ध करेंगे। और ऐसी आवश्यकता इसलिए आ गई कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सर्वे का काम शुरू किया है, जो रीजनल सर्वे जो खतियान है, उस सर्वे के अनुसार हर लोग अपनी अपनी परिसंपत्ति का सर्वे करा लेंगे, लेकिन ठाकुर जी का चिंता कौन करेगा, राम जानकी का चिंता कौन करेगा, बाबा गरीबनाथ का चिंता कौन करेगा। तो इसके लिए जो सरकार का जो सर्वे का काम है वो हम सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि भाई जो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के रिलीजियस जो ट्रस्ट की परिसंपत्ति है इसकी सर्वे में आ जाए, ये पोर्टल पर आ जाए। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि हम भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देंगे, तो फिर वो भी ठाकुर जी का स्वामी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जो दो सर्वे और स्वामित्व प्रमाण पत्र, ये जो दोनों काम जो सरकार के द्वारा हो रही है, उसी के तहत ये न्यास बोर्ड की भी संपत्ति का
एक सर्वे और इसका एक क्या बोलते हैं स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई है। सदर अस्पताल स्थित जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीदी रसोई का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान सिविल सर्जन सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का रिबन काट कर शुभारंभ किया गया। दीदी की रसोई के तहत 150 रुपए में मरीजों को 4 बार पौष्टिक नाश्ता व भोजन मिलेगा। सुबह 7:30 बजे दूध, अंडा, सेब, केला व ब्रेड, दोपहर में चावल, रोटी, दाल, हरी सब्जी व सलाद, शाम में चाय, बिस्किट व रात्रि में रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी व सलाद दिया जाएगा। दीदी की रसोई में मेन्यू और समय पर भोजन से नाश्ता तक उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल के बाद एसकेएमसीएच में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद पीएचसी के साथ साथ जल्द ही बाहरी लोगों के लिए भी सुविधा चालू की जाएगी। सदर अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई में मरीजों को स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन सही समय पर मिलने से परिजन और मरीजों ने भी हर्ष जताया है। ही अच्छी पहल और अच्छी शुरुआत है। हम सभी जानते हैं कि जीविका का कार्यक्रम पूरे बिहार में एक एक गांव, एक एक घर तक पहुंच चुका है और ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से इनको आर्थिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाए और जितने भी हमारे हॉस्पिटल से, चाहे पीएचसी हों या सदर हॉस्पिटल हों, मेडिकल कॉलेजेज हों, सभी जगह हम लोग पथ्य और आहार देते हैं, खाना देते हैं और उस भोजन को पहले हम लोग किसी एजेंसी के माध्यम से प्रदान करते थे। तो आज ये जो दीदी की रसोई की शुरुआत की गई है, इसके माध्यम से सदर अस्पताल में ये बिल्डिंग हम लोगों ने आज स्टार्ट कराई है। इसमें दीदियों के माध्यम से जीविका बहनें हैं, जीविका दीदियाँ हैं, उनके माध्यम से यह किचन शुरू किया गया है और न सिर्फ जो आईपीडी में मरीज रह रहे हैं उनको यहाँ से भोजन दिया जाएगा, बल्कि एक कैंटीन के रूप में इसकी शुरुआत की गई है और जो यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेस एवं अन्य स्टाफ्स हैं वहाँ ये भी यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ओपीडी में लोग आ रहे हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और निश्चित रूप से इसके परिणाम काफ़ी दूर तक जाएंगे और एक काफ़ी स्वागत योग्य कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ जो आज उद्घाटन के अवसर पर मैंने देखा कि काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आने वाले दिनों में यहाँ की व्यवस्था को और बेहतर और विकसित किया जाएगा और मैं इनके जो दीदी की रसोई है इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। कहाँ और खोलने की योजना है? देखिए, एक एसकेएमसीएच में भी हम लोग खोल रहे हैं। एसकेएमसीएच में भी इसको बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में खोल रहे हैं और इसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए आगे पीएचसी तक इसको विस्तारित किया जाएगा। रेट दर क्या कुछ नहीं रहेगा? और रेट दर ऑलरेडी सब मेन्यू हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, मेन्यू लगा हुआ है। रेट दर पूर्व से निर्धारित है, तो इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं। खाना की क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, आज तो शुरुआत है, इसको आकर के बिल्कुल हम लोग भी टेस्ट करेंगे और आप लोगों से भी अनुरोध है आप लोग भी समय पर आकर देख सकते हैं। जिले में अनलॉक 6 के तहत स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। बिहार में अनलॉक 6 के तहत उच्च माध्यमिक स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि 7 अगस्त से प्रशासन की ओर से तमाम तैयारी पूरी कर लेने का दावा भी किया गया था। लेकिन शहर के जिला स्कूल में पहुंचने पर दावे खस्ता हालत में नजर आएंगे। स्कूल के भीतर एक और 10वीं की क्लास करने के लिए विद्यार्थी स्कूल पहुंचे थे, लेकिन स्कूल के तमाम क्लासरूम में बारिश का पानी जमा हुआ था। पानी से बदबू भी आ रही थी, जिसके कारण बच्चों को कक्षा के बाहर ही बैठाया गया। स्कूल के छात्रों ने बताया कि 10वीं में प्रवेश करने के बाद पहली बार स्कूल आए हैं। स्कूल आने के वक्त काफी खुश भी थे, लेकिन पानी जमा होने के कारण बरामदे में ही पढ़ रहे हैं। वहीं स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षिका साजिया अहमद ने बताया कि काफी परेशानी है। स्कूल में पानी जमा हुआ है। बच्चों का स्कूल काफी दिनों बाद खुला है, जबकि उनका सिलेबस भी पूरा करना है, इसलिए बरामदे में ही क्लास करा रही हूँ। वहीं वरीय शिक्षक जीबू झा ने बताया कि काफी समस्या है। स्कूल के सभी क्लास में पानी है, बड़ी कठिनाई हो रही है। कोरोना के समय में इस तरह के जल जमाव के बीच पढ़ाने में भी डर लगता है, कहीं बरसात जनित कोई बीमारी ना हो जाए। के सेकेंड वेव खत्म होने के बाद पूरे बिहार के जो स्कूल हैं उसको खोल दिया गया है। इस वक्त मौजूद हूँ, ये जिला हाई स्कूल है और देखिए क्लासरूम में यानी कक्षा रूम में किस तरीके से पानी लगा हुआ है। इस क्लास के जो टेबल हैं हम दिखाना चाहेंगे आपको कि इस क्लास के जो टेबल हैं उसको बाहर निकाल दिया गया ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि बीते शनिवार से पूरे बिहार में सरकार के आदेश के बाद स्कूल खोल दिया गया है और स्कूल में क्या कुछ तैयारी है वो आपके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में
कैसे पानी लगा हुआ है और बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, उनको बरामदे में पढ़ाया जा रहा है। हम दोनों तरफ दिखाएंगे, पहले पीछे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से बच्चे को बरामदे में बैठा कर पढ़ाया जा रहा है। हम यहाँ शिक्षिका उन्हीं से बात करते हैं। क्यों बाहर आप लोगों को क्यों बैठना पड़ रहा है? क्लासरूम में पानी है, कैसे क्लासरूम में हम लोग बैठ सकते हैं? इतना बदबू भी आ रही है। कितना पानी लगा हुआ है क्लासरूम में? अरे घुटना से नीचे तक। सभी रूम में है या यहाँ पर? नहीं, सारे क्लासरूम में है। जो जिला प्रशासन दावा कर रही है कि सारी तैयारी हो गई है, पढ़ाई शुरू है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। देख रहे हैं, आप लोग भी तो देख ही रहे। कितना कठिनाई होती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। बैठने के लिए जगह नहीं है सही से। एक बरामदा है, यहीं पे क्लास चल रही है। कब से स्कूल खुला है? शनिवार से। और आज पहला दिन बच्चे आ रहे हैं? नहीं, उस दिन भी आए थे, लेकिन उस दिन बरामदे पे भी पानी थी। कैसे कैसे मतलब करके क्लास चलाया गया था। 1-2 क्लास चली, उसके बाद बच्चे तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। हम आपको पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से क्लासरूम में पानी घुसने के बाद जो यहाँ के शिक्षक हैं वो बरामदा में ही पढ़ाई कराना शुरू कर दिए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये मुजफ्फरपुर की जिला हाई स्कूल की तस्वीर है। और देखिए कैसे बच्चे बरामदे में बैठे हुए हैं। कितने दिनों बाद स्कूल आए हुआ है? 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने। कितना उत्साहित बहुत। क्लासरूम की क्या स्थिति है? ये तो सामने दिख ही रही है, पूरी पानी पानी पूरा रूम में पानी लगा हुआ है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। यहाँ शिक्षिका भी है। मैम, क्या स्थिति है जिला हाई स्कूल की? ये आप लोग को तो दिख ही रहा है कि जिला स्कूल है, लेकिन ऐसी सुविधा है, ऐसी असुविधा समझिए तो कि यहाँ लोग बिल्कुल मतलब बच्चे तो कि आप लोग पढ़ाई देख ही रहे हैं किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इन लोग 10th में गए हैं, ये 10th के स्टूडेंट हैं, इन लोग को सिलेबस कंप्लीट हम लोग को करना, पढ़ाना है, एग्ज़ाम देना, बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो जैसे भी हर जो भी संभव कोशिश हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन कितने दिनों बाद स्कूल खुली है और क्या स्थिति है बच्चे की? देखिए, आज ही तो समझिए तो कल तो ये लोग नहीं आए थे, क्योंकि कल तो पानी की स्थिति और भी भयावह थी। आज आए हैं तो कल आए थे, लेकिन नहीं ले पाए हम लोग क्लास। ये लोग को वापस भेजना पड़ा। कुछ एक बच्चे ही आए थे, ये पता करने के लिए आए थे कि हम लोग क्लास कर पाएंगे कि नहीं कर। ये देख के चले गए, लेकिन फिर आज सब फिर आए हैं। हम लोग बुलाए थे कि रोज़ तुम लोग आओ, क्योंकि तुम क्लास स्टूडेंट से ही तो हम लोग हैं। शिक्षक का तभी परिपूर्ण होता है जब बच्चे आए और उसको लोग शिक्षा दें। तो ये लोग आए हैं, तो आज हम लोग बाहर निकलवा करके इस तरह से हम लोग इन लोग का ये कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। शिक्षा की तैयारी को लेकर बात करें तो जिला प्रशासन और सरकार दावा करती है कि पूरी तैयारी कर ली गई, सारी सुविधाओं के साथ स्कूल खोली जा रही है। ये सुविधा, अगर ये सुविधा है तो मेरे बच्चों के पास तो मास्क भी नहीं आया है कि उन लोग को दे, सैनिटाइज़र भी नहीं पहुंचा है कि हम अपने बच्चों का हाथ पहले ये कर सके। जो हो रहा हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये प्रशासन क्या कर रही है आप लोग खुद देखें। अगर सच में प्रशासन कुछ करती तो लोग देख के जा चुके हैं इस पानी को। यहाँ काउंसलिंग का दिन था, आज यहाँ से सेंटर हटा दिया गया, लेकिन इस पानी को निकालने की कोई सुविधा नहीं की गई। तो आप क्या समझते हैं, क्या कह सकते हैं कि बस सरकार है और ये स्कूल। आप शिक्षिका हैं जी, जिला हाई स्कूल में क्या समस्या है खासकर? जिला स्कूल में समस्या तो अगर एकदम इनिशियल पे जाए तो सबसे पहले समझिए तो भी शौचालय की भी समस्या, बच्चे के लिए भी दिक्कत और हम लोग टीचर लोग के लिए भी दिक्कत। ऐसा होता है कि हम लोग मतलब अब क्या कहा जाए, आदमी बस वेट करता है कि घर जाए और फिर मतलब ये इस तरह का एक इनिशियल नीड भी यहाँ पूरा नहीं। तो आप कह सकते हैं कि जिला हाई स्कूल की जो तस्वीर है वो तस्वीर सिर्फ कागज़ों पे। क्लास 7 का रूम है और देखिए कैसे जो टेबल बेंच हैं वो पानी में डूबे हुए हैं पूरी तरीके से। में बच्चे कैसे बैठकर पढ़ाई करेंगे, यहाँ खुद हैं, उनसे बात करते हैं। इधर थोड़ा सा आ जाइए। क्या ये पूरा पानी भरा हुआ है स्कूल में, जिला हाई स्कूल में? जैसा कि मालूम है आपको, पिछले 7-8 दिनों से रुक कर भारी बारिश हो रही है और उसके कारण पूरा जिला स्कूल के पूरे मिठनपुरा एरिया में ही जल जमाव है। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है और जो भी नई सड़क बनाई गई है वो अत्यधिक ऊंची कर दी गई है और जो भी नालियां पहले से थी उसकी गहराई कम कर दी गई है या बहुत सारे नाली अभी ब्लॉक हैं, जिसके कारण जिला स्कूल में अत्यधिक जल जमाव इस साल देखने को मिल रहा है। विगत सालों में जिला स्कूल में इतना जल जमाव कभी नहीं देखा गया। हम पिछले 2014 से यहाँ पर हैं, लेकिन इतना पानी हमने कभी नहीं देखा और इस बार तो क्लासरूम में ही पानी आ गया। तो ऐसी स्थिति में वर्ग का संचालन जैसे तैसे अभी हो रहा है।
हम अपने उच्चाधिकारियों से अनुरोध किए हैं कि जल्द से जल्द इसको निकालने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सांत्वना भी दिया है कि हम इसको निकलवाने की व्यवस्था करते हैं। काम शुरू होता है तो तैयारी होने के बाद शुरू होता है। आज तीसरा दिन है सरकार का आदेश का, स्कूल खुल गया है, फिर भी आप लोग इसको कक्षा रूम में नहीं पढ़ा के बरामदे में पढ़ा रहे हैं। विद्यालय स्तर पर जो तैयारी हो सकती है, जैसे सैनिटाइजेशन करवाना या सैनिटाइज़र का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना, बच्चे को खुद भी सलाह दी गई है कि अपना अपना सैनिटाइज़र ज़रूर रखें और मास्क जहां तक हो संभव लगा करके आएँ। और आज भी आगे भी कड़ाई इस पर की जाएगी कि सभी बच्चे निश्चित तौर पर 100% जिला है स्कूल में जल जमाव की समस्या, हर एक रूम में पानी जम गया, आप लोगों को बरामदे में पढ़ाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? इसमें तो हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं लगता है, क्योंकि पानी निकालेंगे भी, अगर कमरा से बाहर निकालते हैं तो पीछे से पानी कमरे में घुसने लगता है। तो ये हम लोगों के पास उपाय नहीं। जब तक कैंपस से पानी नहीं निकलेगा तब तक क्लासरूम तो खाली नहीं। आप लोग बरामदे और सड़क पे कब तक पढ़ा पाएंगे? अभी तो देख रहे हैं, अभी तो बारिश अभी और होगी ही और ये स्थिति और भयावह होगी, और ऐसे में कब तक क्लास चल पाएगा मुश्किल है। जिला प्रशासन ने किसी अधिकारी का कोई आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द? हाँ, जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी आए थे, DPO साहब भी आए थे, तो उन लोगों को ये सूचना दी गई है। वो खुद देख करके गए हैं, तो अपने स्तर से क्या कदम उठाते हैं ये देखना बाकी। तो ये है बिहार के मुजफ्फरपुर के जिला हाई स्कूल की तस्वीर। हर एक कक्षा रूम में तकरीबन भारी मात्रा में जल जमाव की स्थिति है। स्थिति यह है कि यहाँ शिक्षिकाओं को बरामदे में बच्चों को पढ़ाना पड़ा। तकरीबन 123 या 24 यानी सेकेंड वेव ख़त्म होने के बाद बीते 7 तारीख से स्कूल खोल दी गई है और तीसरा दिन है। शनिवार को तो बच्चे आए नहीं, रविवार को बंद ही। आज सोमवार है और पहले दिन बच्चों की संख्या कम है, लेकिन बच्चे काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। वहीं स्कूल खोले जाने पर तैयारी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि स्कूल खोलने से पूर्व सारी तैयारी कर ली गई है, सैनिटाइजेशन करा दिया गया है, सभी तरह की पूरी तैयारी है। जो विद्यालयों को खोलने का भी निर्णय लिया गया है उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और 16 अगस्त से भी प्राथमिक विद्यालयों को भी शुरू किया जाना है, उसको लेकर के भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। विद्यालयों को आरंभ करने के पूर्व उन्हें पूरा सैनिटाइज कराना है और विद्यालयों में 50% का अटेंडेंस लागू कराना है। ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के दौर में बच्चों की स्कूल ज्यादातर तो बंद ही थी। अब जब स्कूल खुला भी है तो प्रशासन के ऐसे दावे खतरनाक साबित हो सकते हैं। फार्मेसी विभाग के छात्रों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता समाप्त किए जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। लक्ष्मी चौक स्थित MIT कॉलेज में सोमवार को फार्मेसी विभाग के छात्रों द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता समाप्त किए जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर में वर्ष 1978 से फार्मेसी विभाग द्वारा B फार्मा की पढ़ाई की जाती रही है। 1978 से 2018 तक 15 सीटों पर नामांकन होता था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 60 कर दिया गया। सीटों के अनुरूप शिक्षकों का पद सृजित नहीं किए जाने से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 3 माह का समय दिए जाने के बाद भी B फार्मा में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, जिसमें छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति कर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंडों को पूरा करते हुए फार्मेसी के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए MIT मुजफ्फरपुर के फार्मेसी विभाग की मान्यता बहाल की जाए। हमारे कॉलेज को जो PCI मान्यता है वो रद्द किया जा रहा है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जो पहले 2018 तक हमारे यहाँ 15 सीटों की जहाँ पे ये होता था, नियुक्ति होती थी, वहाँ पे 7 शिक्षकों की ज़रूरत थी। अभी 2019 से वो सीटें बढ़ाकर 60 कर दी गई हैं और वहाँ पे शिक्षकों की जो नियुक्ति की संख्या है वो 20 होनी चाहिए। उसी के लिए हमारे PCI की जो मान्यता है वो रद्द करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। गेस्ट फैकल्टी से तो चल रहा होगा? गेस्ट फैकल्टी से नहीं, गेस्ट फैकल्टी को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। विरोध का कारण यह है कि ये 1978 से चलने वाला इंस्टीट्यूशन है। फार्मेसी का सबसे पहला सरकारी संस्थान है जो कि बिहार में चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी स्थिति अभी बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पे शिक्षकों का इतना अभाव है कि PCI इसका मान्यता रद्द कर दिया है। ठीक, हम सभी छात्र इसीलिए आज संगठित होकर के ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे शिक्षकों के अभाव को दूर किया जाए और साथ के साथ PCI से जो मान्यता है हमारा वो जल्द से जल्द वापस लाया जाए। नहीं तो हम सभी छात्रों का भविष्य जो है बहुत ही ज़्यादा अंधकार में है और हम लोग अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है और सीनियर
जूनियर्स जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उनको भी इससे खतरा है, और जो अभी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी इससे खतरा है। अतः हम सभी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द PCI का अप्रूवल जो है वापस किया जाए। नगर पालिका के सभापति स्वर्गीय डॉक्टर मकफूर अहमद एजाजी और स्वर्गीय श्यामनंदन सहाय की तस्वीर को फिर से लगाए जाने की मांग को लेकर युवा राजद के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। निगम कार्यालय परिसर में नगर पालिका के सभापति स्वर्गीय डॉक्टर मकफूर अहमद एजाजी और अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामनंदन सहाय की तस्वीरों को फिर लगाने की मांग को लेकर सोमवार को युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने बताया कि नगर पालिका के सभापति स्वर्गीय डॉक्टर मकफूर अहमद एजाजी और अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामनंदन सहाय की तस्वीरें काफी पहले से लगी हुई थी, जो किसी कारणवश से हट गई थी। उन दोनों महापुरुषों की तस्वीरें पुनः फ्रेमिंग करवा के स्थापित करवाने की मांग की है। मैं नगर आयुक्त साहब से मिला। दरअसल यहाँ लगा हुआ था मकफूर एजाजी साहब, जो 52 से गालबन 65 तक नगर पालिका था उस समय, उसके सभापति रहे, और श्यामनंदन सहाय जी 1935 से कुछ साल रहे। इन दोनों आदमी की तस्वीर पहले से लगी हुई थी, लेकिन किसी कारण से सफाई उफाई की वजह से हटा दिया गया था। मुझे लगता है 4-5 साल पहले ही, 5-6 साल पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन अब तक नहीं लगाया गया था। तो इसी वजह से आज मिला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, आवेदन दिया कि इसको लगा दिया जाए फिर से, क्योंकि वो दोनों महापुरुष हैं, यहाँ का इतिहास है। आखिर किस कारण से हटा दिया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो सफाई उफाई के लिए हटा दिया गया होगा, उसको हम लगवा देते हैं। बहुत अच्छा लगा नगर आयुक्त साहब से बात करके, और उन्होंने आश्वासन दिया ही नहीं बल्कि तत्काल बुला करके, और उन्होंने कहा कि इसको जो है और अच्छी जगह पर, जहाँ पहले था उससे अच्छी जगह पर लगाने का उन्होंने बताया कि नहीं एकदम लगाएंगे। और उन्होंने तत्काल आदेश भी कर दिया कि बड़ा सा इसको फ्रेम बना करके इसको तत्काल लगाया जाए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैंने उनको भी कहा है कि मैं आपका शुक्रिया, इसी के लिए हम आए थे, और वो लग जाएगा तो फिर हम लोग मिल करके उनको शुक्रिया अदा करेंगे। ये पूरे मुजफ्फरपुर शहरवासियों के लिए गौरव की बात है। ये दोनों हमारे महापुरुष इस शहर के हैं, और पूरे शहर के लोग चाहते थे कि वो फिर से उनकी तस्वीर है वो लगाई जाए। वहीं प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजद महासचिव संजय केजरीवाल ने बताया कि इन दोनों महापुरुषों का जिले के समग्र विकास में अहम योगदान रहा है। शहरवासी इनके सदैव ऋणी हैं और रहेंगे। इन जैसे महापुरुषों को अपने दिलों में बसाकर रखना ही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी सोहेब साहब के साथ एक बहुत ही खूबसूरत, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज, जनाब डॉक्टर मकफूर आजम एजाजी साहब और श्यामनंदन सहाय जी, प्रथम सभापति होने का गौरव प्राप्त एजाजी साहब को, और फिर जब अध्यक्ष पद कहलाने लगा था तो उसका सौभाग्य श्यामनंदन सहाय जी को। मुझे तो गर्व होता है अपने प्रदेश अध्यक्ष पर कि कहाँ से उनके जेहन में इन महापुरुषों को सजो के रखने का उनके दिल में ख्याल उत्पन्न होता है। और मैं खुशनसीब हूँ कि उस पल का आज मैं साक्षी बना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने नगर आयुक्त महोदय से समय लिया, और नगर आयुक्त महोदय ने काफ़ी सजगता के साथ और बहुत ही संयम के साथ इनकी बातों को सुना, और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि 1952 से 1966 तक, मतलब इन धरोहर जिनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर नगर निगम का उस जमाने से चौमुखी विकास हुआ, उनकी तस्वीर इसी हॉल में लगा करती थी। जैसे कि आज देश के अन्य सभी सरकारी महकमों में हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगी होती है, तो नगर निगम के लिए दोनों महापुरुष डॉक्टर मकफूर एजाजी साहब और डॉक्टर श्यामनंदन सहाय जी। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि जब अध्यक्ष जी ने इस बात को रखा तो नगर आयुक्त महोदय ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और कहा कि बढ़िया फ्रेमिंग, नई फ्रेमिंग होके और उनकी बढ़िया तस्वीर और उससे बेहतर जगह पे लगेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ले रहे अधिवक्ता की पत्नी से 2 लाख की छिनतई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जिले में हत्या और लूट का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिनों में अलग अलग जगहों पर 3 हत्या और लूट व छिनतई की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। सोमवार को कच्ची पक्की स्थित पेट्रोल पंप पर अपने रिश्तेदार के साथ बाइक में तेल भरवाने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने महिला से रुपए से भरा बैग छीन लिया। बैग छीना झपटी में गिरकर महिला आंशिक रूप से चोटिल हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पंप कर्मियों ने अपराधियों का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों तेज रफ्तार से रामदयालु की तरफ भाग निकले। पीड़िता दिव्यानी देवी मनियारी इलाके की रहने वाली है। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पीड़िता ने बताया कि उनके पति मनीष शुक्ला वकालत करते हैं। उन्होंने व्यवसाय के सिलसिले में अघोरिया बाजार स्थित SBI से रुपए की निकासी की थी। अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से रुपए लेकर घर लौट ही रही थी कि कच्ची पक्की स्थित एक पेट्रोल पंप पर उनके रिश्तेदार बाइक में ईंधन लेने के लिए रुके थे। महिला बाइक से उतरकर खड़ी हो गई। उनके हाथ में रुपए वाला बैग था। इसी दौरान हाई स्पीड बाइक से 2 अपराधी आए। एक ने हेलमेट पहन रखा था तो दूसरे का चेहरा खुला हुआ था। महिला के हाथ पर झपट्टा मारते हुए बैग छीन ले गया। पत्नी बैंक से पैसा निकाल के आ रही थी और पेट्रोल पंप पे तेल निकालने के क्रम में पैसा पल्सर से छीन के लेके चला गया। कितना रुपया लगा? उसमें 2.5 से 3.5 लाख रुपया कैश था और 2 मोबाइल था, जो कि लगभग 50,000 का मोबाइल। कहाँ से कैसे निकाल के आ रहे थे? अघोरिया बाजार। कि ये लौट के आ रही थी, ये कलमबाग चौक तरफ से जो पैसा निकाल के बैंक से यहाँ पे पेट्रोल भराने आई थी और पीछे से आदमी लगा हुआ था। मौका पाया, उनके बैग छीन के भाग गया। कितने की चिंता है सर? करीब 2.5 लाख की बात बताई जा रही है। कुछ पहचान हो पाएगी? पहचान मिली है, उस पर फुटेज हम लोग पास है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा इमलीचट्टी सरकारी बस स्टैंड में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा इमलीचट्टी स्थित सरकारी बस स्टैंड में चालक और संवाहक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान चालकों और संवाहकों को वाहन चलाते समय विभिन्न मानकों का पालन करने के कई दिशा निर्देश दिए गए। जिला परिवहन पदाधिकारी ज्योति नाथ शाहदेव ने बताया कि बहुत सारे दुर्घटना के मामले सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी होने से ही टल सकती है।
जिसे लेकर आज चालक और संवाहकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लग सके। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह बेसिकली नहीं है, बल्कि हम लोग ड्राइवर रिफ्रेशर प्रोग्राम करते हैं। बीच बीच में हम जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ एक गेट टुगेदर करते हैं और जो सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम है उनको पालन करने के लिए ये अपील करते हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है वो थोड़ा सा सजगता से कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इसलिए सभी लोगों से ये अपील हम लोग करते हैं और कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। क्या क्या मुख्य बातें बताई गई जो उन लोग ध्यान रखना? मुख्य बातें ये बताई गई हैं कि जो भी सड़क सुरक्षा संबंधित नियम है आप उनका पालन करिए। आप एक बस जो लेकर के जा रहे हैं या कोई भी वाहन लेकर के जा रहे हैं तो कई जिंदगियां आपके ऊपर निर्भर करती हैं, तो अनुरोध है कि सभी लोग जितने भी सुरक्षा से संबंधित नियम हैं उसका पालन करें। इसके अतिरिक्त इनको बताया गया कि अब हम लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया है उसमें भी धीरे धीरे संशोधन कर रहे हैं। अब सभी चीज़ें जो सिमुलेटर आधारित ट्रेनिंग हो रही है, कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं जहां से आपको ट्रेनिंग लेनी है, ये सारी इनको जानकारियाँ दी। ऐसा होने से क्या सड़क दुर्घटना में कमी आएगी, इसके लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए जैसा मैंने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियम है उनका पालन करना है। इसके अलावा जो ब्लैक स्पॉट है जहाँ पे दुर्घटनाएं लगातार घट रही हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उस वहाँ पे किस कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं इसकी पहचान करके उस कारण का हम लोग निराकरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ड्राइविंग जो टेस्ट हम लोग ले रहे हैं उसको अब हम लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक टेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जुलूस निकालकर समाहरणालय में प्रदर्शन किया गया। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कॉर्पोरेटो भारत छोड़ो आह्वान के तहत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ विभिन्न संगठन के द्वारा सोमवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, पूर्व ही यूपीए सरकार ने श्रम विरोधी नीति और किसान विरोधी नीति को प्रस्तावित रूप दिया था, लेकिन जन विरोधी विद्रोह की स्थिति को देखकर यूपीए सरकार ने लागू करने का साहस नहीं कर पाई, लेकिन भारी जन समर्थन से जीत कर आए भाजपा नीत एनडीए सरकार ने मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड एवं किसान विरोधी 3 काले कानून सहित जन विरोधी बिजली बिल 2020 एवं श्रम विरोधी नीतियों को धड़ल्ले से लागू किया है। इसके खिलाफ आज श्रमिकों का गुस्सा देश भर के जिला कार्यालयों पर फूट पड़ा है। आज अगस्त क्रांति के मौके पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से जिलाधिकारी को प्रदर्शन किया जा रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि कॉर्पोरेट भगाओ। आज सभी चीजों पर, देश के सभी संपदाओं पर कॉर्पोरेटों का अधिकार हो रहा है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से कॉर्पोरेट परस्त हो चुकी है, इसलिए आज अगस्त क्रांति के मौके पर नारा दिया गया है कॉर्पोरेटों भारत छोड़ो। और इसी अवसर पर डीएम के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 तलाक कानून वापस लेने, एमएसपी का कानूनी दर्जा देने, बिजली मिशन 2020 को रद्द करने, आदिवासियों की संपत्ति छीनने के अधिकार के खिलाफ और भी किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आज का प्रदर्शन आयोजित है। राज्य मुख्यालय से वैक्सीन नहीं आने के कारण सोमवार को टीकाकरण अभियान बंद रहा, जिसको लेकर टीका लेने आए लोगों में काफी आक्रोश रहा। राज्य मुख्यालय से वैक्सीन नहीं आने के कारण सोमवार को टीकाकरण अभियान बंद रहा। टीकाकरण नहीं होने से सदर अस्पताल से करीब 500 लोग मायूस होकर लौटे। वहीं एसकेएमसीएच में टीकाकरण को लेकर हंगामा भी हुआ। वहां सुबह से लोग लाइन में लगे थे। दोपहर में उनको जानकारी मिली कि टीकाकरण नहीं होगा। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यालय से जो वैक्सीन मिली थी वह शनिवार को खत्म हो गई। सोमवार को जिले के किसी भी केंद्र पर कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई। सिर्फ सदर अस्पताल में कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए एक सेंटर चला। शाम तक मुख्यालय से वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाती है तो मंगलवार से फिर से टीकाकरण अभियान चलेगा। स्थिति जो है बिल्कुल कार्य हो रहा है और उसके लिए कार्य योजना भी बनाई गई है। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट इन्वेक्शन अफसर हैं, सिविल सर्जन साहब हैं, हमारे डीएम साहब हैं, सारे लोग उसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। और जो टीका अभी लग रहा है
वो रेगुलर रूप से उसका अनुश्रवण भी किया जा रहा है, क्या टीका की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, और आवश्यकता के अनुरूप डिमांड भी किया जा रहा है। उपलब्धता की बात करें तो क्या उपलब्धता की बात में 2 प्रकार का है, एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। तो कोविशील्ड आने वाला है, अभी तक तो उसकी स्टॉक में कुछ कमी है। कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन भी उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कोविशील्ड भी आ ही जाएगा, आने वाला है। कई जगह पे जो है पहले डोज और दूसरे डोज की कमी देखी जा रही है, कहीं पे पहला डोज है तो दूसरा नहीं, कहीं पे दूसरा है तो पहला नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है। ठीक करेंगे उसको थोड़ा सा उसमें हम लोगों को विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग उसको विस्तृत कार्य योजना बना करके उसको देखेंगे क्षेत्रवार, कहाँ कहाँ पर ऐसी एम्बिग्यूटी भ्रांतियाँ हैं और कहाँ कहाँ विसंगतियाँ हैं, उसको पूरा दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। और हमारे सिविल सर्जन साहब को निर्देश दिया गया है और हमारे DIO साहब भी इसमें सतत प्रयत्नशील हैं। शहर के MDDM कॉलेज के समीप #क्लॉथिंग शोरूम का विधिवत उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। जिले वासियों को अब एक ही छत के नीचे मिलेगी मेंस कपड़ों की विशाल रेंज, वो भी वाजिब दाम पर। शहर के क्लब रोड स्थित MDDM कॉलेज के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स में सोमवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने #क्लॉथिंग शोरूम का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान शोरूम के संचालक सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोरूम के मालिक वीर पोद्दार ने बताया कि ग्राहकों को यहां उचित कीमत पर मेंस क्लॉथिंग की विशाल रेंज उपलब्ध कराई गई है, जिसमें एडिडास, नाइक, स्पाइकर समेत कई ब्रांड शामिल हैं। साथ ही साथ अभी ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। देखिए, आप ये जैसा शोरूम है जो कि जिसका नाम है #क्लॉथिंग, जो कि आपको MDDM के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या है कि सारा अभी जो हमने स्टार्टिंग किया है मेंस क्लॉथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें आपका कैप से लेकर शूज़ तक मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे आपको। और यहाँ पे जो भी मल्टी ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे कि आपका अपने पास हो गया जीन्स में, अगर डेनिम में बात करते हैं तो अपना स्पाइकर हो गया, किलर हो गया, लॉमैन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, US पोलो, फ्लाइंग मशीन, एडिडास, नाइकी। और आपका प्लस टी-शर्ट में बात करेंगे तो काफ़ी सारे टी-शर्ट्स मिल जाएंगे मल्टी ब्रांड्स के, जैसे कि आपका राउंड नेक में अगर बात करते हैं तो एरोपोस्टल हो गया, रॉल्फ लॉरेन हो गया, जो कि काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ट्रैक सूट से लेके आपको शूज़ प्लस वॉलेट प्लस आपको एक्सेसरीज़ में जितने भी होते हैं मेंस के, वो सारे कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे विद अच्छे डिस्काउंट में। ग्राहकों के लिए क्या विशेष? ग्राहकों के लिए क्या है कि अपने पास कलेक्शन काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर कलेक्शन है, जो कि आपको जैसे कि आप अगर किसी भी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से 15 पीस आपको दिखाए जाते हैं शर्ट के कलेक्शन में एक साइज़ में। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कम से कम आपको 50 to 100 कलेक्शन दिखाई देगा डिफरेंट आर्टिकल में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।